बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे चैप्टर वेव की पार्ट 3 के। स्टार्ट हम करेंगे स्टेशनरी वेव से। वेव्स के बारे में हमने कहा था कि वेव हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास है प्रोग्रेसिव वेव्स और दूसरा हमारे पास है स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स हमारे पास वो वेव्स होते हैं जो कैरी करते हैं एनर्जी को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइक लाइट वेव्स। स्टेशनरी वेव्स हमारे पास वो वेव्स होते हैं जो हमारे पास एनर्जी कैरी नहीं करते, नो कैरिंग ऑफ एनर्जी। प्रोग्रेसिव वेव्स तो हमने डिस्कस की थी, आज हम डिस्कस करेंगे स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स हमारे पास एनर्जी कैरी नहीं करते। फर्दर स्टेशनरी वेव्स हमारे पास कैसे बनते हैं? जब हमारे पास हो टू वेव्स, जब ऑलरेडी हमारे पास टू वेव्स हो, उसकी सेम एम्पलीट्यूड हो और दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, और जब ये वेव्स सेम स्पीड से भी जा रही हूँ, मतलब टू वेव्स हों हमारे साथ, उसकी एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और स्पीड तीनों सेम हो और अपोजिट डायरेक्शन हो, तब जब हमारे पास टू वेव्स हो, इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, इनकी एम्पलीट्यूड भी सेम हो और इनकी स्पीड भी सेम हो, तो अगर ये दो वेव्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में आकर मिल जाए और सुपरइम्पोज हो जाए, तो एक नया वेव बनेगा, जिस वेव को हम कहेंगे स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स। इन फोर प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, या ऐसी वेव जिनमें ये फोर प्रॉपर्टीज़ हो और वो टू वेव्स वो अपोजिट डायरेक्शन में आकर मिल जाए, तो इसके रिजल्ट में हमको मिलेगा क्या? इसके रिजल्ट में हमको मिलेगा स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक स्ट्रिंग है या रबड़ है। सपोज दिस इज स्ट्रिंग। अगर हम इस स्ट्रिंग को प्लग करें एट द मिडल पॉइंट, अगर हम इस स्ट्रिंग को प्लग करें एट द मिडल पॉइंट, मतलब अगर हम इस स्ट्रिंग को लाए एट दिस पोजीशन फ्रॉम द मिडल, इसको हम नीचे करें, क्या होगा? इसको हम जब छोड़ेंगे तो ये स्ट्रिंग ऊपर जाएंगी, लेकिन इनर्शिया की वजह से ये जगह क्रॉस करके ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी और यहाँ पर इस तरह का वेव बनेगा और ये जगह हमें कुछ ब्लर नज़र आएगी। ब्लर क्यों नज़र आती है? क्योंकि ये स्ट्रिंग और रबर अप एंड डाउन मोशन करती है, एक नया वेव बनाती है इस जगह और इसी जगह के बीच। ये जगह जो है हमारे पास क्या होगी? एक ब्लर की तरह होती है और ये स्ट्रिंग अप एंड डाउन कंटिन्यूस मोशन करता है। ये नया जो वेव बन गया, इस वेव को हम कहते हैं स्टेशनरी वेव। ये जो फोर प्रॉपर्टीज़ है हमारे साथ, अगर हम इस वेव को यहाँ पर ले आते हैं तो क्या होता है? एक वेव राइट की तरफ चला जाता है और दूसरा लेफ्ट की तरफ। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस वेव को सपोज इस तरह करें, ये हमारे पास अगर इसका इनिशियल पोजीशन था, ये हमारे पास फाइनल पोजीशन हो गया। इलास्टिक पोटेंशियल की वजह से अगर हम इसको छोड़ें तो ये एक हिस्सा, एक ये पॉइंट हो गया, एक हमारे साथ लेफ्ट, एक हमारे साथ राइट साइड हो गया। एक वो वेव इसकी तरफ आएगा और दूसरा वेव उसकी तरफ जाएगा और सेम ये दोनों वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगे। ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है और डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इनमें चेंज आएगा एंगल का। ये जो हमारे पास क्रस्ट है, ये ट्रप है, ये क्रस्ट में तब्दील हो जाएगा, मतलब 180 डिग्री की चेंजेस आएगी, इस जो पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस की थे। ये टू वेव इसी डायरेक्शन में फिर जाएगी। ये दो वेव जो आ रही है, ये इसी पॉइंट से ओरिजिनेट हुए, सेम डिस्टेंस है, या बोथ सेम है, इसी वजह से इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी और स्पीड या एम्पलीट्यूड भी हमारे पास क्या होगा? दोनों का एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है? सेम है।
सो जहाँ पर अगर ये दोनों पॉइंट मिल जाए तो इसी ये रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, ये स्टेशनरी वेव मिलेगा। अब स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव जो बनता है इसकी हमारे पास एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक मीन्स स्पेसिफिक होती है फॉर स्पेसिफिक पॉइंट फ्लक्ट। अगर हम स्ट्रिंग को फ्लक्ट करें मिडल पर या इसको 1/4 पर या 1/6 पर, तो तब हर पॉइंट्स के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसके लिए एक स्पेसिफिक, इसके लिए भी एक स्पेसिफिक, या के लिए भी एक स्पेसिफिक। सो अब हम ये पॉइंट फाइंड करेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है और ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। सो स्टार्ट एट 1 by 1। सो लेट्स स्टार्ट ट्रांसफर स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इफ स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट, ऑलरेडी हमने कहा था कि हमारे पास अगर एक स्ट्रिंग हो और दोनों साइड से टाइट हो या जॉइंट हो, ये इसमें जब स्टैंडिंग वेव्स बनेगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है एट द पॉइंट एट विच वी प्लग एट। सो हम डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे जहाँ पर हम प्लग करेंगे और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इन दिस केस, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। द फर्स्ट हमने इसको प्लग किया है एट द पॉइंट ऑफ मिडल, मतलब 1/2 ऑफ लेंथ। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास सेम स्ट्रिंग है, पर जो फर ये हमारे पास हमने 4 सेक्शन में डिवाइड की है और इसको हमने इस पॉइंट पर प्लग किया है। थर्ड हमारे पास है द पॉइंट 1/6, मतलब इसको हमने डिवाइड किया है 6 हिस्सों में और इस पॉइंट को हमने क्या किया है, इसको हम प्लग किया है। सो ये याद रखिए कि जिस जगह को हम प्लग करेंगे वो हमारे पास बनेगा एंटी नोड। अब ये नोड एंटी नोड क्या है तो ये अलग टॉपिक है। लाइक फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक वेव हो या टू, सो इसमें हम डिस्कस करते हैं 2 वेव्स। सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 वेव्स हो, या इसी तरह ये हमारे पास एक वेव है, ये हमारे पास हो गया दूसरा वेव, क्योंकि स्टेशनरी वेव 2 वेव से बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेव 1 है, ये हमारे पास क्या है, वेव 2 है। सो अगर इस वेव को हम देखें, ये जो स्ट्रिंग में बने हैं इसको हम देखें तो ये हमारे पास 2 पोजीशंस है। एक ये पोजीशन है जैसे कि तीनों हमारे पास सेम है, और एक हमारे पास ये है। इस पॉइंट पर हमारे पास एम्पलीट्यूड 0 होता है और इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड हमारे पास मैक्सिमम होता है। इस पॉइंट पे हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम। सो जिस पॉइंट पे हमारे पास एम्पलीट्यूड 0 होते हैं इसको हम कहते हैं नोड, डिनोटेड बाय एन। सो ये हमारे पास नोड, नोड एंड नोड, और जिस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होती है इसको हम कहते हैं एंटी नोड। सो ये हमारे पास क्या हो गया, एंटी नोड। अब अगर इस पॉइंट को हम देख ले तो ये हमारे पास है एक वेवलेंथ, 1 वेवलेंथ। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 1 वेवलेंथ। सो इसको हम डिवाइड करेंगे फॉर एग्जांपल हाफ में 4 हिस्सों में। सो अब अगर हम देख ले तो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स 1 2, कॉन्जिक्यूटिव मीन एक नोड के बाद दूसरा जो नोड आता है, सो ये नोड दूसरा नोड ये है। सो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स का जो डिस्टेंस है वो इस वेवलेंथ के हाफ के बराबर है। हाफ ये होता है, हाफ ये हमारे पास फुल वेवलेंथ है। सो कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस, दिस इज द पॉइंट फॉर ईटा, कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स। सो अगर हम देख ले तो कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड इज 1/2 वेवलेंथ। अब इसी तरह एंटी नोड्स और एंटी नोड के बीच भी हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 1/2। सो कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन 2 एंटी नोड्स। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास
डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड, ये हमारे पास 2 नोड्स के लिए था, 2 एंटी नोड्स के लिए। और थर्ड जो पॉइंट है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, ये नोड और एंटी नोड। सो ये हमारे पास 1 वेवलेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास हाफ वेवलेंथ, सो ये हमारे पास वेवलेंथ का 4th हिस्सा हो गया। सो 1/4 ऑफ वेवलेंथ। सो ये हमारे पास 3 पॉइंट है जो आपको याद रखनी चाहिए। दिस इज फॉर ईटा। नाउ हम बात कर रहे थे द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफर स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्क्रीन। सो जिस पॉइंट को हम प्लग करेंगे वो हमारे पास बनेगा एंटी नोड, वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। सो इन दिस केस अगर इस जगह को हम प्लग करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या एंटी नोड। सो ये हमारे पास वेव, फिर जब वेव एक वेव यहाँ पर राइट पे जाएगा, एक लेफ्ट पे, सो ये रिफ्लेक्शन करेगी और ये हमारे पास फिर बनेगा, ये जब अप एंड डाउन मोशन करेगी तो हमारे पास स्टेशनरी वेव बनेगा। इसी तरह अगर हम इस पॉइंट को स्ट्रेच करेंगे सो ये हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा और ये हमारे पास अगर इस देखें तो ये हमारे पास इसी तरह का वेव बनता है। सो अगेन इसको अगर हम कंटिन्यू करें सो ये अगर 2 वेव्स बन जाए आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो ये हमारे पास 2 लूप्स बनेंगे। लूप्स किसको कहते हैं, ये हमारे पास क्लोज पाथ है। सो यहाँ पर हमारे पास एक लूप, ये हमारे पास 2 लूप्स। अब 1/6 के बीच हमारे पास ये क्या हुआ, इसी तरह का वेव बनेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वेव रिफ्लेक्ट होगा और इसी तरह वापस आएगा। सो ये वेव्स हमारे पास क्या करेंगे, स्टेशनरी वेव्स बनाएंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक और स्ट्रिंग है जिसको हमने फॉर एग्जांपल बुक में यहाँ तक है, लेकिन सपोज़ हमारे पास एक स्ट्रिंग है और हमने इसको 10 हिस्सों में डिवाइड किया है, या सही है 10 सही है या 12। सो अगर हमने इसको 12 हिस्सों में डिवाइड किया है सो ये हमारे पास हो गए 6 यहाँ 6 वहाँ, फिर यहाँ पर 3 3 3 और ये हो गई 3। सो ये हमारे पास सपोज 12 हिस्से है। सो अगर इस जगह को हम प्लग करें फॉर एग्जांपल इफ़ वी प्लग एट 112/11, सो ये हमारे पास क्या होगा, मैं बस ये शो करना चाहता हूँ कि आपको प्लग के पॉइंट से ये कैसे पता लगाना है कि कितनी लूप बनती है। सो ये हमारे पास बनेगा 1/4 वेवलेंथ, फिर हमारे पास नोड बनेगा एंड सो ऑन। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कंटिन्यू। सो हमारे पास अगर आप देख ले कि 1/12 को हम जब प्लग करेंगे तो हमारे पास लूप बनेंगे 1 2 3 4 5 6। सो मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी मुझे पता चला कि एक रिलेशन बनता है एक मिडल क्वार्टर लेंथ का। मैं भी राइट हूँ, ये राइट है, मैं कंफर्म कर लेते हैं। लाइक सपोज हमने 112 बाई प्लग किया तो हमारे पास कितनी लूप बन गई, 1 2 3 4 5 6। सो 12 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास बनेंगे 6। सो अगर हम पॉइंट, हमारे पास ये हो गया पॉइंट, लाइक अगर हम 12 पे प्लग करेंगे 1/12 ऑफ लेंथ, सो हमारे पास कितनी लूप बन गए 1 2 3 4 5 6। सो ये हमारे पास है 12/2। सो अगर हमारे पास पॉइंट n हो तो हमारे पास लूप कितने बनेंगे, लूप बनेंगे n/2 के। तो ये हमारे पास हो गया 12/2 = 6। सो 6 लूप, यहाँ 1/6 था, सो 6 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें 3, सो 3 लूप बन गए। ये भी फार्मूला सही है। 1/4 क्वार्टर लेंथ था, 1/4, सो 4 को 2 पे डिवाइड करें 2, सो 2 लूप बनेंगे। और फिर इसी तरह मिडल में 1/2 था, सो 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 आएगा, सो यहाँ पर एक लूप है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द पॉइंट विच वी प्लग एंड द लूप दैट विल बी फॉर्म। सो ये पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट, इस लेंथ को, जो हमारे पास सारा लेंथ है, इस लेंथ को हम कहेंगे L। ये हमारे पास क्या है, L। हर एक केस में हमारे पास क्या होगा, लेंथ। सो ये हमारे पास क्या है, लेंथ। अब फ्रीक्वेंसी जो हम फाइंड करेंगे, इसकी इक्वेशन हमारे पास ये है, वी नो दैट v = f लैम्डा और f = v/λ।
अब वेलोसिटी के लिए हमारे पास एक इक्वेशन था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू √T डिवाइड बाई m, या m हमारे पास क्या था, मास पर यूनिट लेंथ। सो ये हमारे पास इस तरह भी था T क्रॉस L बाई m, लेकिन ये बड़ा m है, ये हमारे पास छोटा है। सो अगर इस v को हम यहाँ पर पुट करें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आएगी, f इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा एंड T बाई m। सो ये हमारे पास इक्वेशन है किस चीज़ का, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इस स्ट्रिंग के लिए। अब ये फ्रीक्वेंसी हर एक पॉइंट के लिए हमारे पास लेमडा की वैल्यू डिफरेंट होगी। सो दिस इज़ द पॉइंट कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो इक्वेशन आ गया, फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन हमारे पास है v बाई लेमडा। सो फर्स्ट पॉइंट करते हैं लेमडा को। सो ऑलरेडी हमें पता था कि एक नोड और दूसरी नोड के बीच का रास्ता हमारे पास कितना होता है, हाफ वेवलेंथ का। इसको अगर हम ज्वाइन कर लें तो ये हमारे पास इस तरह का एक लूप है। अगर इस तरह एक और लूप ज्वाइन करें तो अब हमें पता चलता है कि ये हमारे पास एक कंप्लीट वेव हो। इस कंप्लीट वेव का लाइक सपोज इस कंप्लीट वेव का वेवलेंथ ये हमारे पास क्या है, 1 वेवलेंथ के बराबर है। अब ये इसका हाफ है। अगर हम देख ले ये एक लूप है, ये 2 है। सो इसका जो वेवलेंथ बनेगा हमारे पास ये क्या है, इसका वेवलेंथ हमारे पास है लेमडा बाई 2। अब ये लेंथ हमारे पास यहाँ पर क्या है, लेमडा बाई 2 के बराबर है। यहाँ पर ये लेंथ हमारे पास क्या है, 1 लेमडा के बराबर है। अगर इसको हम देख ले तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये है 1 लेमडा बाई 2 या 1 लेमडा बाई 2 एंड 3 टाइम्स हमारे पास क्या है, लेमडा बाई 2 हमारे पास है कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा हमारे पास क्या है, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2। सो यहाँ पर हमारे पास लेमडा का इक्वेशन बन गया कि लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एल। यहाँ पर हमारे पास आ गया लेमडा इज इक्वल टू एल। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ गया 3 लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एल। अगर हम लेमडा फाइंड करें तो लेमडा इज इक्वल टू 2l। यहाँ पर लेमडा हमारे पास आता है l, यहाँ पर हमारे पास लेमडा आता है 2l बाई 3। सो अब इसी लेमडा को पुट करते हैं दिस फार्मूला। सो द फ्रीक्वेंसी इक्वेशन बिकम्स f इज इक्वल टू v, जो v हमारे पास बराबर है √T बाई m के, और यहाँ पर हमारे पास था 1 बाई लेमडा। सो लेमडा की बजाय हमने लिखा 2l। अगेन यहाँ पर हमारे पास आएगा 1 बाई l, सॉरी 1 बाई l एंड T बाई m। यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 1 बाई 2l बाई 3, 1 डिवाइड बाई 2l बाई 3 आर T बाई m। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा, f इज इक्वल टू 2l इंटू T बाई m। सो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट n था हमारे पास। सो ये पॉइंट याद रखें कि पॉइंट अगर n पॉइंट है, लूप हमारे पास क्या होगा, n बाई 2। अब ये n पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में ये नंबर होगा, ये हमारे पास हो गया डिनोमिनेटर 1.2। 1 और 2 का मतलब है इसको हम डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में। ये हमने 2 हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड किया था। यहाँ पर 1/4 का मतलब है इसको हम डिवाइड करेंगे 4 हिस्सों में स्ट्रिंग में, और इस 4 पॉइंट जो है इसको हम प्लग करेंगे। इस तरह 1/6 का मतलब है कि हम 6 पॉइंट को इसमें डिवाइड करेंगे और फिर 6 पॉइंट को 6 नंबर जो पॉइंट होगा इसको प्लग करेंगे। सो ये हमारे पास आता है n। सो पॉइंट याद रखें कि हमारे पास n आ गया। सो लूप किस चीज़ के बराबर होंगी, n/2 के। इसके अलावा इस पॉइंट पर मैं अगेन आता हूँ थोड़ी देर बाद। लेकिन इसको अगर हम देखें तो हमारे पास लूप 1 है और एक लूप में 2 नोड है। यहाँ पर हमारे पास लूप 2 है और नोड हमारे पास कितने, एक नोड, दूसरा नोड एंड तीसरा नोड। यहाँ पर हमारे पास लूप 3 है और नोड कितने हैं, 1 2 3 4। सो पता चलता है कि जितने हमारे पास लूप होते हैं, पता चलता है कि
जितने हमारे पास लूप होते हैं नोड उससे एक ज़्यादा होता है। सो नोड हमारे पास क्या बनेंगे, नोड हमारे पास बनेंगे, अगर लूप हमारे पास nth है, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लूप को लिखा है n/2। सपोज लूप हमारे पास m है तो नोड हमारे पास क्या होगी m+1। और एंटी नोड हमारे पास, ये हमारे पास एक एंटी नोड 1 2 3। सो एंटी नोड हमारे पास कितनी होती है, सेम इज़ द नंबर ऑफ लूप की जितने नंबर होंगे लूप हमारे पास उतने हमारे पास एंटी नोड होंगे और नोड इनमें से एक ज़्यादा होंगे। ये तो हमारे पास लूप, नोड और एंटी नोड का रिलेशन। अब बात करते हैं वेवलेंथ की और फ्रीक्वेंसी की। सो अगर इस वेवलेंथ को हम देखें तो लेमडा हमारे पास है 2L। सो ये हमारे पास पॉइंट था 2। सो लेमडा हमारे पास क्या बना है 2L। इस पॉइंट को अगर हम देख लें, हमें अब लेमडा का रिलेशन बनाना है। सो लेमडा इज इक्वल टू 2L, लेमडा इज इक्वल टू L। सो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है। सो मुझे यहाँ पर 2 लिखना है। सो मैं इसको 2 पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगा। अब अगर हम देख ले तो हर केस में हमारे पास है लेमडा इज इक्वल टू 2L 2L एंड 2L। अब यहाँ पर डिवीजन में नंबर है, यहाँ पर नहीं है। सो यहाँ पर मैं डिवीजन में लिखूँगा 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इसको अगर हम देख ले, यहाँ पर हमारे पास है लेमडा इज इक्वल टू 2L/1, यहाँ पर हमारे पास है लेमडा इज इक्वल टू 2L/2, यहाँ पर हमारे पास है 2L/3। सो ये एक एक ज़्यादा हो रहा है। सो हमारे पास लेमडा का इक्वेशन है, लेमडा हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता, 2 टाइम्स ऑफ L डिवाइड बाई n। इसको हम क्या करेंगे, n पर डिवाइड करेंगे। और n पॉइंट कहाँ से आता है, n पॉइंट यहाँ से हमारे पास आता है। इस केस में हमारे पास n हमारे पास क्या है 1 है, इस केस में हमारे पास क्या है 2 है, इस केस में हमारे पास क्या है 3। अगर आप ये n याद नहीं रख सकते तो सिंपली n हमारे पास याद रखें कि सिंपली हमारे पास नंबर ऑफ लूप है, इससे आपको आसानी होगी। मतलब यहाँ पर लूप हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है। नेक्स्ट अब रिलेशन बनाते हैं फ्रीक्वेंसी का, रिलेशन बनाते हैं फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी का हमारे पास ऑलरेडी वी नो दैट f इज इक्वल टू v बाई लेमडा, f इज इक्वल टू v बाई लेमडा और v इज इक्वल टू t बाई m इंटू 1 बाई लेमडा। यहाँ पर लेमडा हमारे पास किस चीज़ के बराबर है 2L/n। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 2L/n। ये n हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं ऊपर। सो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है वो बन गया n डिवाइड बाई 2L मल्टीप्लाई बाई VR मल्टीप्लाई बाई t बाई m। सो दिस इज द रिलेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। सो एफ हर एक फ्रीक्वेंसी में हमारे पास ये चीज़ कॉमन होती है, ये हमारे पास कॉमन है। यहाँ पर 2L है, यहाँ पर नहीं। सो मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। सो f इज इक्वल टू द टर्म मल्टीप्लाई बाई 1, f इज इक्वल टू द टर्म मल्टीप्लाई बाई 2 एंड f इज इक्वल टू द टर्म मल्टीप्लाई बाई 3। सो अगर हम इस इक्वेशन को देख लें सो ये हमारे पास हर एक में कॉमन है। अब अगर मैं रिलेशन बनाऊँ इस फ्रीक्वेंसी का, ये f1 हो गया, ये f2 हो गया, ये हमारे पास f3। सो f2 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि f2 इज इक्वल टू 2 इंटू t बाई m अंडर रूट डिवाइड बाई 2L। ये सारा का सारा ये f1 है, ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है f1। सो f2 हमारे पास बन गया 2f1। रिलेशन बनाएंगे f3 का f1 से। सो अगर ये हमारे पास है f1, सो ये हमारे पास बन गए 3 टाइम्स ऑफ f1। सो f2 हमारे पास 2 टाइम्स f1 था, f3 हमारे पास है 3 टाइम्स f1। इसी तरह f4 हमारे पास होगा 4 टाइम्स ऑफ f1 और fn हमारे पास होगा n टाइम्स ऑफ f1। सो याद रखिए कि fn इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ f1। सो दिस इज द जनरल डेटा। So this was all about when the string is stuck at different point and the relation for finding its frequency. I hope आप समझ गए होंगे, लेकिन
आपकी आसानी के लिए मैं ये अगेन रिपीट करता हूँ, रिपीट करने की ज़रूरत है इसलिए कि मैं अब ड्रा करता हूँ। सो इसी तरह आप प्रैक्टिस करें, आप सीख जाएंगे। सो अगर हम प्लग करेंगे पॉइंट को मिडल में, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, इसको यहाँ पर प्लग करेंगे, सो ये एंटी नोड बनेगा। सो यू विल गेट इक्वेशन, यू विल गेट लूप लाइक दिस। अगर इसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड करें, सो ये हमारे पास इस तरह का वेव बनेगा। थर्ड, अगर आप इसको 1/4 प्लग करें तो ये हमारे पास इस तरह का 1/6 सॉरी, सो ये हमारे पास बनेगा इस तरह का लूप। सो यहाँ पर हमने प्लग किया 1/2, यहाँ पर हमने प्लग किया 1/4, यहाँ पर हमने प्लग किया 1/6। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ लूप्स एंड नोड। सो इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको हमने डिवाइड किया 2 हिस्सों में। सो हमारे पास लूप बन गया 1, ये हमारे पास एक लूप था, यहाँ पर हमारे पास लूप 2 हो गई, यहाँ पर हमारे पास 3। दिस इज आर द नंबर ऑफ लूप। सो ये याद रखें। इसके अलावा जितने हमारे पास लूप होते हैं उतने हमारे पास एंटी नोड। सो एंटी नोड, ये लूप मैंने कैसे लिखी, इस 2 को हमने 2 पे डिवाइड किया है, इस 4 को हमने 2 पे डिवाइड किया है, इसी 6 को हमने 2 पे डिवाइड किया है। अगर इसको हम n कहें तो सिंपली लूप इज सॉरी, इसको अगर हम m कहें तो सिंपली लूप इज इक्वल टू m/2 और इसको हम वैल्यू देंगे n। सो ये हमारे पास वैल्यू हो गई। अब एंटी नोड की वैल्यू मैं कैसे लिखूंगा, एंटी नोड जितने हमारे पास लूप होंगे उतने हमारे पास एंटी नोड होंगे, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय n और स्मॉल n इन दिस केस। सो इस यहाँ पर हमारे पास 1, 2 एंड 3। बात करते हैं नोड की। सो नोड हमारे पास कितने होते हैं, ये हमारे पास हमेशा बराबर होते हैं n से 1 ज़्यादा, n+1। सो 1+1 इज इक्वल टू 2, 2+1 इज इक्वल टू 3 एंड 3+1 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट, जितनी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ होती है इसको हम कहते हैं लेमडा, इसको हम कहते हैं लेमडा, इसको हम कहते लेंथ सॉरी, इसको हम कहते हैं लेंथ। अब द रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड लेमडा। सो लेंथ और वेवलेंथ का जो रिलेशन है, सो याद रखिए कि एक वेवलेंथ में हमारे पास 2 लूप होते हैं और एक लूप हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, हाफ ऑफ वेवलेंथ। लाइक दिस इज द पॉइंट कि एक लूप हमारे पास बराबर होता है λ/2 के। सो यहाँ पर लेंथ बराबर है λ/2 की। सो रिलेशन बिटवीन लेमडा इज इक्वल टू 2l। यहाँ पर हमारे पास 2 लूप है, सो 2 × लूप 2 है और एक लूप का लेंथ हमारे पास क्या है 2λ/2। सो ये हमारे पास हो गया l, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू l, क्योंकि 2 कैंसिल हो देंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास एक लूप का डिस्टेंस हमारे पास है λ/2 और हमारे पास 3 लूप है। सो 3λ/2 इज इक्वल टू l एंड लेमडा इज इक्वल टू 2l/3। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड लेंथ, या सिंपली द रिलेशन फॉर वेवलेंथ। अब बात की जाए अगर फ्रीक्वेंसी की। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर है किस चीज़ की, फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर है v/λ और v हमारे पास बराबर है t/m और 1/λ। सो इन दिस केस यहाँ पर लेमडा हमारे पास 2l है। सो f हमारे पास हो गया t/m 1/2l। यहाँ पर हमारे पास t हो गया सॉरी फ्रीक्वेंसी हो गई, v हमारे पास है t/n एंड 1/λ। यहाँ पर लेमडा हमारे पास है l। सो यहाँ पर 2l है, सो मैं यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगा। यहाँ पर हमारे पास f3, f2, f1, f3 हमारे पास आ गया v जो हमारे पास बराबर है t/m की एंड 1/वेवलेंथ। वेवलेंथ हमारे पास क्या है 2l/3। सो 3 को हम इस तरह ऊपर भी लिख सकते हैं। सो इसको हम, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। सो f1 हमारे पास क्या है, f1 हमारे पास है 1/2l t/m। यहाँ पर f2 हमारे पास है 2 और 1/2l इंटू t/m। f3 हमारे पास है 3 इंटू 1/2l इंटू t/m। सो ये हमारे पास f1 था, f1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2f1 एंड 3f1। सो हमारे पास ये भी प्रूव हो गया कि f1 इज इक्वल टू nf1।
लेमडा के लिए लेमडा हमारे पास बराबर है 2L/n। लेमडा हमारे पास बराबर है 2L/n की। कैसी 2L/n के? यहाँ पर हमारे पास n है 1, यहाँ पर हमारे पास है L इज इक्वल 2L/2n, 2L/2। सो ये हमारे पास 2L/1, हमारे पास 2L/2, ये हमारे पास है 2L/3, अगली में हमारे पास होगा 2L/4। सो इक्वेशन हमारे पास है 2L/n। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रिंग प्लग एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। सो ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है अर्गन पाइप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है पार्ट 2 ऑफ 2, जैसे ही हमने कंटिन्यूस किया है। अब जो टॉपिक है हमारे पास वो है अर्गन पाइप। अर्गन पाइप। सो अर्गन पाइप हमारे पास क्या होता है? नाम से ही ज़ाहिर होता है कि ये हमारे पास किस तरह होगा। एक हमारे पास एक पाइप की तरह होगा, लेकिन अर्गन पाइप में हमारे पास क्या होता है? अर्गन पाइप में हमारे पास वेव्स वाइब्रेशन करते हैं, या 2 वेव्स होते हैं हमारे पास विथ सेम स्पीड, सेम वेलोसिटी, और वो दोनों एक दूसरे से सुपर इम्पोज हो जाते हैं और एक नया वेव बनाते हैं, एक न्यू वेव बनाते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होते हैं? मैक्सिमम होती है या ज़्यादा होती है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। लाइक सिंपली हमारे पास जो विसल हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक अर्गन पाइप होता है। लाइक सपोज हमारे पास एक विसल है। सो ये हमारे पास नॉर्मली एक विसल होता है। अगर हम 3D ड्रा करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का होगा। सो इट इज़ क्वाइट दिस टाइप। ये हमारे पास विसल होता है। सो हम क्या करते हैं? हम एक वेव भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लो या एयर, हम भेजते हैं। इट मीन्स कि हम एक साउंड वेव या सिंपली एक वेव अंदर भेजते हैं। सो ये वेव हमारे पास क्या होता है? ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है और फिर अगेन इस वेव से क्या करता है? सुपर इम्पोज होता है, और फिर इन दोनों वेव के नतीजे में एक नया वेव प्रोड्यूस होता है। सो हम स्लो आवाज़ देते हैं, एक छोटी सी वेव हम देते हैं। ओरिजिनल जो वेव होते हैं एक लो एयर होती है, लेकिन एज अ रिजल्ट में हमारे पास जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास ज़्यादा होती है और वो दूर तक सुनाई देती है। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ विसल। सो ये अर्गन पाइप हमारे पास एक्चुअली क्या है? इस विसल को हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है? अर्गन पाइप। अर्गन पाइप के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। टाइप्स हमारे पास कितने हैं? अर्गन पाइप के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं ओपन अर्गन पाइप और सेकंड को हम कहते हैं क्लोज अर्गन पाइप। नाउ अर्गन पाइप में हमारे पास 2 एंड्स होते हैं। एंड्स हमारे पास कितने होते हैं? 2 एंड्स होते हैं। अब ये नाम से ही जाहिर है कि ओपन अर्गन पाइप में एक एंड ओपन होगा और दूसरी अर्गन पाइप में एंड क्या होगा? क्लोज होगा। ये ओपन और क्लोज वन साइड शो करता है। सेकंड जो साइड होता है वो हर एक केस में हमारे पास क्या होता है? ओपन होता है। ओपन। सो ओपन अर्गन पाइप हमारे पास वो अर्गन पाइप होता है। लाइक इफ दिस इज द अर्गन पाइप, सो एक साइड तो ऑलरेडी हमारे पास ओपन होता है, लेकिन ओपन अर्गन पाइप में हमारे पास ये साइड क्या होता है? अपोजिट साइड भी ओपन होती है। जबकि क्लोज अर्गन पाइप में ये साइड तो वैसी भी ओपन होगी, लेकिन क्लोज अर्गन पाइप में अपोजिट जो साइड होती है वो हमारे पास क्लोज होती है। सो ये नाम इस वजह से, ओपन ये जगह ओपन है इसलिए ओपन अर्गन पाइप, और ये साइड क्लोज है तो इसी वजह से इसको कहते हैं क्लोज अर्गन पाइप। अब एक नया जो कॉन्सेप्ट है, एक पॉइंट है, वो ये है कि
कि जहाँ पर भी हमारे पास वेव्स होंगे लूप बनेंगे, लेकिन जो जगह हमारे पास ओपन होगी वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एंटी नोड बनेगा। सो अगर ये हमने स्टडी की थी कि अगर ये हमारे पास लूप हो तो इस जगह को हम नोड कहते हैं और इसी जगह को हम एंटी नोड। सो ओपन अर्गन पाइप में जो या ऐसी ही अर्गन पाइप में जो साइड ओपन होती है वहाँ पर एंटी नोड बनेगा और जो क्लोज होता है वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वहाँ पर हमारे पास बनेगा नोड। सो याद रखें कि जो ओपन साइड होती है, साइड ओपन जो साइड होती है वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, वहाँ पर हमारे पास एंटी नोड होगा। और जो साइड हमारे पास क्लोज होती है तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वहाँ पर हमारे पास सिर्फ नोड होगा। अब अगर इस साइड को हम देख ले तो ये भी हमारे पास ओपन है, सो इस साइड पर भी एंटी नोड होगा। सो ये जो डायग्राम होगा ये हमारे पास कुछ इस तरह का होगा। सो दिस वन इज़ ओपन अर्गन पाइप एंड दिस वन इज़ क्लोज अर्गन पाइप। अब हम ओपन अर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फाइंड करेंगे। सेम इसी तरह हम फाइंड करेंगे क्लोज अर्गन पाइप के लिए। लेकिन आपको इसी तरह याद रखना है कि पिछले टाइप्स जो स्ट्रिंग हमने प्लग की थी एट डिफरेंट पोजीशंस, पिछली टॉपिक भी आपको याद रखनी है कि जो हमारे पास स्टेशनरी वेव्स हमने पढ़ी थी एक स्ट्रिंग में जिसमें हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स बनती थी, उसके फार्मूलीज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखें कि Fn वाज इज इक्वल टू NF1। मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा जितनी भी फ्रीक्वेंसी आती है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के क्वांटम्स होंगे, उनके मल्टीपल्स होंगे। या ये n हमारे पास 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4। सो ऑल द फ्रीक्वेंसी अदर द फंडामेंटल आर द मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल। सेम इसी तरह एक ओपन और क्लोज अर्गन पाइप में ये फार्मूला आता है। सो आपको याद रखने में आसानी होगी कि अर्गन पाइप में जो ओपन या क्लोज है इनमें एक किस तरह है, Fn इज इक्वल टू NF1 लाइक ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स एंड स्ट्रिंग। सो अब ये पॉइंट हम निकालेंगे और याद रखेंगे, तो इसलिए हमारे साथ आसानी होगी। हम अगर एक पॉइंट याद रखेंगे तो हमें 3 पॉइंट्स याद हो जाएंगे। सो ये याद रखना है कि दिस इज ओ Fn इज इक्वल टू NF1 और दूसरा इनमें से वो कौन सा है। सो लेट्स डिराइव द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड अदर फ्रीक्वेंसी फॉर बोथ टाइप्स ऑफ अर्गन पाइप्स। अर्गन पाइप, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज अर्गन पाइप, क्लोज अर्गन पाइप। सो क्लोज अर्गन पाइप मीन कि एक एंड हमारे पास होगा क्लोज और फर्स्ट पॉइंट भी वैसी भी ओपन रहता है। सो अगर ये हमारे पास है सपोज क्लोज अर्गन पाइप, ये हमारे पास फर्स्ट एक हो गया, हम इसको ड्रा करेंगे फंडामेंटल के लिए। ये हमारे पास हो गया सेकंड जिनमें हम 2 लूप बनाएंगे और ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर हो गया थर्ड। सो फॉर द फर्स्ट वन हमने कहा था कि क्लोज एंड में हमारे पास नोड होगा और ओपन एंड में हमारे पास एंटी नोड। सो अगर हम ड्रा करें तो मिनिमम हमारे पास कितने हैं, हाफ ऑफ द लूप हम बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम एक से ज़्यादा लूप बनाएं, सो अगर हमारे पास नोड होगा ये वैसे भी एंटी नोड रहता है। सो अगर हम एक लूप बनाएं सो आधा और लूप भी इसी तरह बन जाता है। सो हमेशा हमारे पास क्लोज अर्गन पाइप में क्या होगा, इधर हमारे पास हाफ लूप बनेगा या 1 प्लस हाफ लूप बनेगा या 2 प्लस हाफ लूप बनेंगे एंड सो ऑन। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये मैंने थोड़ा छोटा है सो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सो दिस इज सो इसी तरह हमारे पास इस केस में क्या होगा, 2 लूप बनेंगे लाइक 1 2 3। सो ये हमारे पास हो गए 2 एंड हाफ लूप। इसी तरह इसके अलावा नेक्स्ट जो होगा, सो वैसे भी मैंने 3 ड्रा किए तो 4th वन भी ड्रा करते हैं, इस तरह हमारे पास समझने में आसानी होगी।
सो ये मैंने एक फोर्थ एग्जांपल ले लिया। सो अगले में हमारे पास क्या होगा 3 + 1/2 और इसी तरह ही सिलसिला चलता रहेगा और बनेगी n + हाफ। सो फॉर 3 1 2 3 एंड हाफ। सो ये हमारे पास हो गई। सो फॉर द फर्स्ट वन ऑलरेडी हमको पता है कि अगर हमारे पास 2 लूप हो तो 2 लूप हमारे पास किस चीज़ के बराबर होते हैं, ये हमारे पास बराबर होते हैं एक वेवलेंथ के। और 1 लूप हमारे पास बराबर होता है हाफ वेवलेंथ के। और हाफ लूप हमारे पास बराबर होता है 1/2 वेवलेंथ। ये हमारे पास है 1/4 वेवलेंथ। सो फॉर दिस केस हमारे पास जो ये सारा लेंथ है ये किस चीज़ की बराबर है, ये बराबर है 1/4 ऑफ वेवलेंथ। या इस तरह हम लिख सकते हैं कि वेवलेंथ इज इक्वल टू 4L। नाउ फॉर द फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी वी नो दैट V is equal to f lambda, so we will get f is equal to V divided by lambda। अगर इसी lambda को हम यहाँ पर पुट करें so we will get f is equal to V divided by lambda is equal to 4L। so this is the equation for what, this is the equation for f1 which is फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास किस चीज़ की बराबर है, V divided by 4L। नेक्स्ट अगर हम फाइंड करेंगे इसके लिए f2, सो वी नो दैट ऑलरेडी इन दिस केस जो हमारे पास लेंथ है वो किस चीज़ के बराबर है, लेंथ इज इक्वल टू, अगर इसको हम देख ले तो ये हमारे पास है 1/4, हमारे पास ये है 1/4, ये है 1/4, ये है। सो 3 टाइम्स हमारे पास है 1/4। सो लेंथ बराबर है 1/4L। ये हमारे पास एक हिस्सा है, सो 3 हिस्से हो गए, सो 3 × 1/4L। या इसी तरह अगर हमारे पास इस तरह हम हाफ वेव ड्रा कर ले फॉर एग्जांपल, सो हमारे पास 1 वेवलेंथ है, सो ये 3/4 वेवलेंथ है। सो सिंपली दिस इज 3/4 ऑफ वेवलेंथ। सो वेवलेंथ हमारे पास बनेगा 4L डिवाइड बाई 3। अगर इसको हम यहाँ पर फुट कर रहे तो f इज इक्वल टू V डिवाइड बाई लैम्डा, ये हमारे पास फार्मूला है। सो V डिवाइड बाई लैम्डा, लैम्डा है 4L/3। सो डिवीजन की बजाय हम 3 × बाई लिख सकते हैं। सो दिस इज़ V/4L। अब हमारे पास V/4L यहाँ पर भी है, लेकिन ये हमारे पास है 3। सो ये हमारे पास था f2। सो ये V/4L की बजाय हम f1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हम ये भी लिख सकते हैं कि f2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ f1। नेक्स्ट इन दिस केस अगर हम वेवलेंथ को देखें तो लेंथ हमारे पास सारा जो लेंथ है ये किस चीज़ के बराबर है, 1 2 3 4 5 टाइम्स ऑफ 1/4 लैम्डा, या लैम्डा इज इक्वल टू 5/4। सो 4L/5। अगर हम फार्मूला में इसको फुट कर ले तो f3 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई 4L/5। 4L सो डिवीजन में के बजाय हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। सो वी कैन आल्सो राइट दैट f इज इक्वल टू V/4L f1 है। सो ये हमारे पास बन गया f1। ना यहाँ पर हमारे पास L बराबर है 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 × 1/4 ऑफ वेवलेंथ, यह वेवलेंथ इज इक्वल टू 7/4। सो हमारे पास बनेगा 4/7 4L, सॉरी ये हमारे पास बनेगा वेवलेंथ इज इक्वल टू, वेवलेंथ होगा 7/4। सो वेवलेंथ हमारे पास बनेगा सही है 4L/7। सो f4 जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, V डिवाइड बाई 4L/7, या 4L डिवाइड बाई 7 के बजाय दिस इज इक्वल टू 7f1। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी f2 f3 f4 एंड सो ऑन। ये तो हमने फाइंड की f1 f2 f3 एंड f4, लेकिन इसके अलावा मैंने भी f2 f3 f4 एंड सो ऑन का रिलेशन प्रूव किया विद रिस्पेक्ट टू f1 हियर इन दिस केस इन
दिस केस। सो ये प्रूव हो जाता है कि हमारे पास जो F1 होता है, F2 होता है, वो 2 टाइम्स ऑफ F1 नहीं होता बल्कि 3 टाइम्स होता है। सो जो फार्मूला यहाँ पर आती है वो हमारे पास है 2n-1। सो द फार्मूला Fn is equal to 2n-1 into V by 4L. V by 4L or Fn is equal to 2n-1 into F हमारे पास कितना बनेगा F1। सो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। अगर आप चेक करना चाहें तो हम इसको इस तरह चेक कर सकते हैं। F इज इक्वल टू 2, सो 2 2 आर 4 - 1 3, सो ये बनेगा 3F1। इन दिस केस F4, सो 2 4 आर 8 - 1 7, सो ये बनेगा 7F1। फॉर एग्जांपल हम फाइंड कर रहे F10 के लिए। सो इन दिस केस इफ यू वांट टू फाइंड F10, सो 2 10 आर 20 - 1 19, सो ये बनेगा हमारे पास 19 टाइम्स ऑफ F1। सो ये फार्मूला आप याद रखें। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लोज आर्गन पाइप। अब अगर हम फाइंड करना चाहेंगे इसी तरह किस चीज़ के लिए, हम फाइंड करना चाहेंगे ओपन आर्गन पाइप के लिए। ओपन आर्गन पाइप। सो फॉर ओपन आर्गन पाइप हमारे पास क्या होता है, ये साइड तो वैसे भी ओपन रहता है लेकिन दूसरा साइड भी हमारे पास क्या होता है, ओपन रहता है। इसी तरह अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, सो ऊपर वाले की तरफ 4 एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास हो गया 3, ये हमारे पास हो गया 4 और वो हमारे पास स्पेस हो गई जनरल के लिए। सो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, ये याद रखें कि क्लोज आर्गन पाइप हमारे पास किस चीज़ की तरह है, लाइक दिस विसल, जिसमें ये नॉर्मली कॉलेज में पीटी लोगों के पास होते हैं या ड्रिल मास्टर के पास होते हैं, जिसका ये सर ओपन रहता है और ये वाला सर क्लोज रहता है। सो इसको हम कहते हैं क्लोज आर्गन पाइप। ये जो ओपन आर्गन पाइप होते हैं ये हमारे पास म्यूजिशियन के पास होते हैं। लाइक एक विसल होता है, एक पाइप जिसमें यहाँ पर डिफरेंट होल्स होते हैं और इसका लास्ट एंड हमारे पास क्या होता है, वो भी ओपन रहता है। सो इसके बोथ साइड्स ओपन है, सो इसको हम कहते हैं ओपन आर्गन पाइप। सो फॉर द फर्स्ट टाइम ओपन आर्गन पाइप को हमने कहा था कि जो साइड ओपन होगा वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एंटी नोड बनेगा लाइक दिस साइड। सो अगर यहाँ पर भी एंटी नोड हो, यहाँ पर भी, सो मिनिमम जो हम लूप्स ड्रा कर सकते हैं वो हमारे पास है लाइक दिस। अगर ये हम इसको देखें, ये हमारे पास एक हाफ लूप है और एक हाफ। सो इसी तरह अगर हम इसको अगेन इसी तरह भी ऐड कर सकते हैं, ये हाफ लूप और ये, सो ये हमारे पास बन गया 1 लूप। सो ये याद रखें। नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या है, सो ये तो वैसे भी हमारे पास एंटी नोड होंगे, ये भी। सो मिनिमम अगर हम एक लूप बनाएं, सो ये हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ये रिजल्ट आता है। नाउ नेक्स्ट केस में हमारे पास, ये हमारे पास एक लूप था, ये हमारे पास 2 लूप हो। कैसी 2 लूप है, एक लूप तो ये बन गया, अगर इस हाफ को इस हाफ से मिलाए तो हमारे पास किस तरह होगा, 2 लूप्स बनेंगे। सो ये याद रखें कि यहाँ पर हमारे पास एक लूप बन गया, यहाँ पर हमारे पास 2 लूप्स होंगे। सो अदर थर्ड में हमारे पास 3 लूप्स बनेंगे। कैसे, ये हमारे पास हो गया एंटी नोड्स, ये हमारे पास हो गया एंटी नोड्स। सो देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो ये हमारे पास लूप हो गई 3 लूप्स। वहाँ पर हमारे पास एक के लिए हाफ लूप, 2 के लिए 1 प्लस हाफ, 3 के लिए 2 प्लस हाफ और n के लिए n-1 प्लस हाफ। फॉर n लूप्स हमारे पास कितने होंगे, फॉर नंबर n हमारे पास लूप होंगे n-1 प्लस हाफ। इन दिस केस हमारे पास नेक्स्ट में हमारे पास कितनी होंगे, 4th, 1 2 3 4, 1 2 3 हाफ ये अगर मिलाए तो हमारे पास बनता है 4।
सो अब हम फाइंड करेंगे इन ईच केस फ्रीक्वेंसी। सो हमारे पास ये क्वाइट इजी, क्यों? क्योंकि अगर हम इसको देखें हमारे पास एक लूप है, सो ये जो सारा लेंथ है ये बराबर है हमारे, या इस तरह हम भी लिख सकते हैं कि 1 और 2 हमारे पास हो गई 2, 1/4 क्वार्टर। एक क्वार्टर का जो लेंथ होता है वो हमारे पास 1/4 लेमडा है। सो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 है। सो ये हमारे पास बन गया 2/4 लेमडा, या लेमडा इज इक्वल टू 4L/2। इसी तरह अगर हम देख लें तो L हमारे पास किस चीज़ की बराबर है? L हमारे पास बराबर है 1, एक ये क्वार्टर लूप, एक हमारे पास ये और ये 1, 2, 3 एंड 4। सो हमारे पास है 4 क्वार्टर लूप्स और एक लूप का डिस्टेंस हमारे पास है 1/4 लेमडा, या 4 कैंसिल विद 4, L इज इक्वल टू लेमडा, या लेमडा इज इक्वल टू L। सेम इसी तरह अगर हम देख लें इसकी बात करें, सो लेमडा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। सो 6 मल्टीप्लाई 1/4 लेमडा, और लेमडा इज इक्वल टू 4L/6। नाउ फॉर द नेक्स्ट हमारे पास बनते हैं L इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास 8, हर एक की लेंथ हमारे पास कितनी है? 1/4 लेमडा। सो लेमडा इज इक्वल टू 4L/8। अगर फाइंड करना है लेमडा मुश्किल है, अगर आप लेमडा फाइंड कर लें तो बाकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन आपने हल कर लिया। लाइक फ्रीक्वेंसी, वी नो दैट फॉर फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर है V बाई लेमडा, V इक्वल टू F लेमडा, सो F इज इक्वल टू V बाई लेमडा। सो इन दिस केस लेमडा बराबर है 4L/2 की। सो 2 यहाँ पर आएगा, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि V/2L। नाउ इन द नेक्स्ट केस हमारे पास F बराबर है V बाई लेमडा, यहाँ पर लेमडा है L की बराबर। सो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू 2L। फॉर द नेक्स्ट केस F इज इक्वल टू V बाई लेमडा, लेमडा हमारे पास 4L/6 है। सो 4L डिवाइड बाई 6 के बजाय हम 6 मल्टीप्लाई में लिखेंगे। इन दिस केस दिस वाज F2, दिस वाज F3। फॉर F4 हमारे पास क्या है? V डिवाइड बाई लेमडा, लेमडा है 4L/8, 4L डिवाइड बाई 8। सो 8 को हम इस ऊपर लिखेंगे। सो ये हमारे पास हो गया 4 2 8। सो ये बनता है 2V/L। या इसको नहीं काटते हैं, क्यों नहीं काटते? क्योंकि हम इससे डिराइव कर सकते हैं इक्वेशन फॉर कंपैरिजन। लाइक F4 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई 4L/8। नाउ अगर हम फाइंड करेंगे F2 F3 F4 का रिलेशन विद F1, सो F1 हमारे पास है V/2L। सो इसमें हम बनाएंगे V/2L। सो 2V/2L हमारे पास ये हमें 2 चाहिए, तो ये हमारे पास है 2 2 4, 2 4 8, मतलब हमारे पास हो गया 4V डिवाइड बाई 2L। सो V/2L हमारे पास F1 के बराबर है। सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4F1। इसी तरह हमारे पास अगर इसको हम रिलेशन बनाए F1 के लिए, सो इसको हम काटेंगे 2 से, 2 2 4, 2 3 6। सो हमारे पास हो गया 3V/2L एंड V/2L इज इक्वल टू F1। सो ये हमारे पास बन गया 3F1। इसी तरह F2 का F1 की रिलेशन के लिए ये हमारे पास V/2L है। सो हमें यहाँ पर 2 चाहिए, सो L मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। सो ये हमारे पास हो गया 2 इंटू V/2L, और V/2L F1 है, सो 2F1। सो F1 इज इक्वल टू V/2L, F2 इज इक्वल टू 2F1, F3 इज इक्वल टू 3F1, F4 इज इक्वल टू 4F1 एंड सो ऑन इट कंटिन्यूज। We get that Fn is equal to NF1, and this was the relation for what? Transverse stationary wave in a string। तो याद रखिए कि ये इक्वेशन ओपन अर्गन पाइप और स्ट्रिंग का इक्वेशन हमारे पास क्या है? Fn इज इक्वल टू NF-1, और बाकी क्लोज अर्गन पाइप का फार्मूला हमारे पास ये है। सो
So this was all about open organ pipe and closed organ pipe. Next topic is called Doppler effect. So Doppler effect हमारे पास एक इफेक्ट है जो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम ऑलरेडी जाहिर है नाम से कि हमारे पास एक साइंटिस्ट था डॉपलर. सो डॉपलर वाज अ साइंटिस्ट. उसने 1842 में एक फेनामिना एक्सप्लेन किया था, एक फेनामिना और एक इफेक्ट एक्सप्लेन की थी. उस वजह से इसको हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट. वो इफेक्ट क्या था, वो फेनामिना क्या था, वो ये था कि अगर हमारे पास एक रिलेटिव मोशन है, सोर्स या लिसनर, सो लिसनर की बजाय मैं इसको कहूँगा रिसीवर. सो सोर्स और रिसीवर, टू वेव्स के हमारे पास सोर्स या रिसीवर होते. फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स हो तो एक आदमी अगर चीख रहा है तो लिप्स या माउथ हमारे पास क्या होते हैं, माउथ हमारे पास सोर्स होते हैं, और एयर जो होते हैं एयर वो हमारे पास क्या होते हैं, रिसीवर होते हैं. इसी तरह अगर हमारे पास आई है, सो आई आर रिसीवर, और लाइट या टॉर्च या यस इन दिस केस टॉर्च, सो टॉर्च हमारे पास क्या है, टॉर्च हमारे पास है सोर्स. ये टॉर्च हमारे पास सोर्स है लाइट की, और माउथ हमारे पास है सोर्स ऑफ साउंड वेव्स. सो फॉर साउंड वेव्स माउथ इज़ अ सोर्स एंड फॉर लाइट टॉर्च इज़ अ सोर्स. इसी तरह एयर हमारे पास क्या है, रिसीवर है साउंड के लिए, और आई हमारे पास रिसीवर है क्या, लाइट के लिए. ना डॉपलर ने क्या कहा था, डॉपलर ने कहा था कि ये सोर्स और रिसीवर इनके बीच अगर रिलेटिव मोशन हो, रिलेटिव मीन इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे या इन दोनों को हम रिलेटिव लेंगे. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सोर्स है बाकी यूनिवर्स को छोड़कर, और ये हमारे पास क्या है, लिसनर है इन केस ऑफ स्पीड. सो अगर ये दोनों में रिलेटिव मोशन हो, मतलब ये हमारे पास फिक्स हो और ये मूवमेंट कर रही हो, या ये हमारे पास फिक्स हो और ये मूवमेंट कर रही हो, मतलब जैसे भी इनमें अगर रिलेटिव मोशन हो. सो अगर इनमें अगर रिलेटिव मोशन हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो ये साउंड सोर्स प्रोड्यूस कर रही है, इसी फ्रीक्वेंसी में हमारे पास क्या होगा, चेंज आएगा. सो इस चेंज को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इस इफेक्ट और फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट. सो डॉपलर इफेक्ट क्या है, ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी होगी उसमें चेंज नहीं आएगी, लेकिन सुनने वाले को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है उसमें चेंज आएगी. सो डॉपलर इफेक्ट इज द अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? Doppler effect is the apparent change in f, where f is frequency caused by, इसकी रीज़न क्या होगी, caused by relative motion of source or listener, and this is called Doppler effect. Doppler effect. सो ये था हमारे पास डॉपलर इफेक्ट, लेकिन यह अभी तक ये ख़त्म नहीं होता है, इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे. लाइक कैसे, हमारे पास सोर्स है साउंड की और एक हमारे पास है लिसनर. सो इसकी डिफरेंट केसेस हैं. सो आसानी के लिए केसेस को हमने पहले डिवाइड किया है टू टाइप्स में. लाइक एक वो केस जिसमें हमारे पास सोर्स मूवमेंट कर रही हो. सो फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, व्हेन सोर्स इज मूविंग. अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, ये सोर्स लिसनर की तरफ जा रहा है, ये लिसनर से दूर जा रहा है. सो इसको हम डिवाइड किया है सोर्स की मूवमेंट को कि आइदर इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स लिसनर और इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम लिसनर. इसी तरह नेक्स्ट टाइप जो है वो है लिसनर के बारे में, कि अगर लिसनर मूवमेंट कर रही हो तो तब भी हमारे पास क्या होगा, चेंजेस आएगी फ्रीक्वेंसी में, चेंजेस ड्यू टू मोशन ऑफ लिसनर. अब ये भी डिपेंड करता है कि लिसनर सोर्स की तरफ आ रहा है या सोर्स से जा रहा है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बेल है, घंटी है हमारे पास, ये एक गाड़ी में लगी हुई है. या इसके अलावा जो एग्जांपल हमारे पास कॉमन सेंस में आता है वो है हमारे पास एक एम्बुलेंस. फॉर एग्जांपल एक एम्बुलेंस है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एम्बुलेंस है, और एक आदमी यहाँ पर जो लिसनर है जिसकी आवाज़ सुन रहा है वो खड़ा है.
सो ये फर्स्ट केस हमारे पास क्या है कि ये लिसनर मूवमेंट, सोर्स मूवमेंट कर रही है टूवर्ड्स लिसनर। सेकंड टाइप हमारे पास है कि ये मूवमेंट कर रही है अवे लिसनर। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर एम्बुलेंस खड़ी हो और ये आदमी इसकी एम्बुलेंस की तरफ जा रहा हो, सो ये भी एक रिलेटिव मोशन है। या ये आदमी दूर जा रहा हो, ये भी हमारे पास केसेस है। ये हमारे पास हो गए फोर्थ केसेस। अब फिफ्थ केसेस भी है, अगर ये एम्बुलेंस भी आदमी की तरफ जा रहा हो और आदमी भी एम्बुलेंस की तरफ आ रहा हो, सो ये हमारे पास है फिफ्थ केसेस। एक सिक्स जो लास्ट केस है वो ये है कि अगर एम्बुलेंस भी दूर जा रहा हो और आदमी भी एक दूसरे से दूर जा रहा हो, सो दैट इज कॉल्ड एज नंबर सिक्स केस। सो ये हर एक केस के लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक, आसानी से हम डिराइव करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द डॉपलर इफेक्ट ऑफ इट्स टाइप, सो टाइप से पहले मैं एक पॉइंट है आपको क्लियर करना चाहूँगा। अगर वही यही पॉइंट आपको याद हो तो आप जो है आसानी से आपको डॉपलर इफेक्ट याद रहेंगे। इट इज़ द बैकबोन ऑफ डॉपलर इफेक्ट। सो इफेक्ट किया है कि हम फाइंड करेंगे इक्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। सो वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सो एफ हमारे पास है v डिवाइड बाई लैम्डा। अब हम फाइंड करेंगे अपरेंट फ्रीक्वेंसी। अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो नई फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है एक्चुअली फ्रीक्वेंसी पे। सो अगर सपोज ये हमारे पास है अपरेंट फ्रीक्वेंसी, वी विल डिनोटेड बाय व्हाट, एफ डैश। ये एफ डैश डिपेंड करते हैं इस लैम्डा डैश पर। इस लैम्डा के लिए हम इक्वेशन ढूंढेंगे। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई एफ। सो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट करें तो वी हमारे पास बनेगा वी बाई एफ। सो वी डिवाइड बाई एफ के बजाय मैं एफ मल्टीप्लाई में लिखता हूँ। सो दिस इज़ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। जो इक्वेशन हमारे पास इस तरह है कि एफ डैश इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई वी इनटू एफ। ये बुक में नहीं है, किसी भी बुक में ही नहीं, लेकिन ये फार्मूला आप याद रखें। अब सोर्स मूवमेंट करेगा और लिसनर मूवमेंट करेगा तो इसी वेलोसिटी में चेंज आएंगी। सोर्स किस वेलोसिटी से जा रहा है, लिसनर किस वेलोसिटी से जा रहा है, इन सब का ताल्लुक इस v से है। नाउ इसके लिए एक फार्मूला मैंने डिराइव किया, लाइक माय नेम इज़ शमसुल अमीन। सो मेरा नाम है SHAMSULAMIN। सो इस अमीन को रिमूव करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। सो माय नेम इज़ व्हाट, शमसुल अमीन। सो फर्स्ट लेटर इन द लास्ट लेटर इज इम्पॉर्टेंट, एस एंड एल। या इसको अगर मैं इस तरह लिखूँ कि SHAMSUL, इसको मैं इसी तरह से भी लिख सकता हूँ, मैंने उल्टा लिख दिया। सो मेरा मतलब ये है कि इसको हम मैं लिखूँ तो ये हमारे पास है L बाई एस। एस से शुरू होता है और एल पे ख़त्म होता है। सो ऑल आई गॉट इज शमसुल को मैंने फिर इस तरह लिखा, फिर इस तरह। इसका मतलब है कि SHAMSUL। सो मेरे कहने का मतलब क्या है, जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि दो चीज़ें हमारे पास डॉपलर इफेक्ट में। एक है सोर्स, इसका मतलब हमारे पास हो गया सोर्स। एक का एल का मतलब हमारे पास है लिसनर। सो अब ये याद रखें कि एल हमारे पास नोमिनेटर है, एस हमारे पास डिनोमिनेटर है। सो ये यहाँ पर अप्लाई कर ले। ये भी हमारे पास एल के लिए है और ये भी हमारे पास क्या है, एस के लिए है। सो अगर आप यहाँ तक समझे हो तो आपको डॉपलर इफेक्ट याद आ गया। दिस वाज ऑल अबाउट डॉपलर इफेक्ट। सो अभी किस तरह काम करते हैं, अगर लिसनर मूवमेंट कर रहा हो तो इस वेलोसिटी में हम चेंजिंग करेंगे। अगर सोर्स मूवमेंट कर रहा हो तो इस वेलोसिटी में हम चेंजेस करेंगे, बाकी वही का वही फार्मूला होगा। सो नाउ स्टार्टिंग द टाइप्स। अब इजी है, यहाँ तक आपने सीख लिया तो दिस इज डॉपलर इफेक्ट। नाउ द फर्स्ट केस व्हेन लिसनर इज एट रेस्ट और यही सोर्स जा रहा हो एक वेलोसिटी v से लिसनर की तरफ। सो इसको याद रखने का एग्जांपल ये है कि आप ये देख ले कि मैं खड़ा हूँ और एक शख्स है जो 500 या हाफ किलोमीटर आपसे दूर खड़ा है, मतलब बहुत हाफ किलोमीटर है, इसकी आवाज़ आपको कम सुनाई देगी। वो चीख भी रहा है और आपकी तरफ भी आ रहा है। वो मतलब एक एम्बुलेंस है, या फॉर एग्जांपल एक एम्बुलेंस है, आप ये लिसनर खड़े हैं। एक एम्बुलेंस दूर दिखाई देता है पहले, फिर उसकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी आती है। जैसे वो आपकी तरफ आता है उसकी आवाज़ इंक्रीज़ होती है, जिस तरह वो आपके करीब आता है
जितना आपके करीब आता है उसकी आवाज़ उतनी ही तेज़ होती है। सो वो वेलोसिटी से आ रहा है वी से और ये लिसनर है। सो आप ऐसे ही समझ लें कि वो जैसे ही एम्बुलेंस आपके करीब आएगा आपको उसकी आवाज़ तेज़ सुनाई देगी। नाउ व्हाट अबाउट द फार्मूला? फार्मूला हमारे पास है, ये एफ डैश ज़्यादा होगी क्योंकि वो आपके करीब आ रहा है। जितनी आवाज़ तेज़ होती है उतनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। सो एफ इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई वी इनटू एफ। अब मैंने कहा था कि जब सोर्स मूवमेंट कर रही हो तो इस नीचे वी में चेंज आएगा, इसी वी में चेंज आएगा। अब ये सोर्स मूवमेंट कर रही है विद द स्पीड ऑफ वी, तो ऑलरेडी मैंने लिखा है यहाँ पर। सो विद द स्पीड ऑफ ए। सो जब सोर्स मूवमेंट कर रही है तो इसको हम लिखेंगे ए सी डिनोट करेंगे। जब सोर्स मूवमेंट करती है तो इसको हम ए सी डिनोट करते हैं, और जब एल मूवमेंट करते हैं तो इसको हम डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ एल इज डिनोटेड ऑलवेज बाई बी। सो अब हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा होगी, हमको पता है, क्योंकि जब एम्बुलेंस आपके करीब आती हो तो आवाज़ ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। सो अगर इस वी को हम कैंसिल करें तो हमारे पास एक एफ बच सकता है, एफ डैश इज इक्वल टू एफ। सो वो आता है 1 केस, बट इन दिस केस एस आ रहा है ए स्पीड से। सो इस ए को मैं यहाँ पर या प्लस करूँगा या माइनस करूँगा। सो अगर मैं सपोज इसको करूँ व्हाट वी प्लस ए, सो इसका मतलब है कि वी हमारे पास है एक नंबर और वी प्लस एक सेकंड नंबर है, लेकिन ये वी हमारे पास बड़ा है, ये छोटा है। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 9, तो ये हमारे पास बन गया 10। सो अगर हम 9 और 10 को मल्टीप्लाई करूँ सो वी विल गेट 0 पॉइंट समथिंग आर। इसका मतलब है कि 9f/10। सो 9f/10 का मतलब हमारे पास है 0.9f। सो 1f और 0.9f। सो ये f छोटा हो गया, ये f छोटा हो गया, ये f हमारे पास क्या हो गया, बड़ा हो गया। सो अगर मैं इसको देख लूँ तो ये हमारे पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f थी और इस केस में हमारे पास रिजल्ट क्या आया 0.9f। सो ये 1f और 0.95f, ये 1f हमारे पास छोटा है। सो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई। सो ये गलत है। सो हम इसको करेंगे व्हाट, सब्ट्रैक्ट। अब देखते हैं v-1a। सो ये हमारे पास v है, सो इसकी कुछ वैल्यू होगी। अगर हम इससे a माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कम होगी इससे। सब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 10 है, a की वैल्यू 1 है, सो 10 - 1 इज इक्वल टू 9। अब 9/10f को अगर हम देख ले तो ये हमारे पास बनता है 1 पॉइंट समथिंग f। अब ओरिजिनल f की वैल्यू हमारे पास 1 थी, सो 1.1f में कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई। सो एफ डैश की वैल्यू हमारे पास एफ से किस वक्त ज़्यादा होती है, ओनली इन दैट केस एफ वी माइनस द ए फ्रॉम दिस। नाउ फर्दर जाते हैं टाइप 2 में। सो दिस वाज टाइप 1। फर्दर जो टाइप है हमारे पास वो है टाइप 2। जब सोर्स मूवमेंट कर रहा हो अवे फ्रॉम लिसनर, मतलब एक एम्बुलेंस से और वो आपसे दूर जा रही, जो जितनी वो दूर जाएगी इतनी आवाज़ कम होगी। मतलब ये एफ डैश कम होती जाएगी किस चीज़ से, इस एफ से। सो फॉर एग्जांपल इस एफ की वैल्यू हमारे पास इन दिस केस इक्वेशन से ज़ाहिर है कि दोनों 1 है। सो इसको मैंने किसी तरीके से इसकी जो वैल्यू है वो 1 से कम करनी है, क्योंकि हमें पता है कि जब सोर्स लिसनर से अवे मूवमेंट कर रही हो तो आवाज़ कम होती है। सो इसको हम कैसे 1 से कम करेंगे, ये हमारे पास है v/v विच इज़ 1। सो इसको कम करने का तरीका ये है कि इस डिनोमिनेटर को मैं ज़्यादा करूँ, इससे कुछ ऐड करूँ। सो ऐड क्या करेंगे, दैट स्पीड। सो ये ऐड मैंने क्या किया, स्पीड ऐड किया। सो v डिवाइड बाई v प्लस 1, v ज़्यादा है, सो द डिवाइड बाई द इज इक्वल टू 0 पॉइंट समथिंग। सो 0 पॉइंट समथिंग इज स्मॉलर देन 1। सो ये 1 से कम हो गया। सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर। अब ये हमारे पास हो गया टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स मूवमेंट। सेकंड जो टाइप है वो हमारे पास है व्हेन लिसनर इज मूविंग। अब हमारे पास सोर्स है, सोर्स क्या है, एक एम्बुलेंस है जो बज रही है, एक घंटी है जो बज रही है, और हम क्या है, मैं हूँ लिसनर इन दिस केस। एक सड़क पे एम्बुलेंस खड़ी है और मैं जा रहा हूँ किस चीज़ की तरफ, इन फर्स्ट केस मैं जा रहा हूँ एम्बुलेंस की तरफ। जो जितनी मैं एम्बुलेंस के करीब जाऊंगा इतनी आवाज़ ज़्यादा हुई। सो मैंने आपको ये फार्मूला लिखा था कि एफ डैश इज इक्वल टू v/v
एफ। सो अगर हम लिसनर की तरफ जाएंगे, सोर्स की तरफ हम जाएंगे, हम लिसनर है, मूवमेंट कर रही है, सो दिस इज़ फॉर एल। लिसनर की वजह से इसमें चेंज आएगा, सो इसको हम चेंज करेंगे इससे। अब मैं लिसनर स्पीड से जा रहा है विद द स्पीड ऑफ बी। सो जितने मैं सोर्स के करीब जाऊंगा इतनी इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारे पास क्या होगा, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमारे पास इससे भी वन आता है, इससे भी वन। सो हमें इस वी के साथ कुछ करना है कि इस वी की वैल्यू हमारे पास एक से ज़्यादा आ जाए। तो आसान तरीक़ा ये है कि एफ आई एड ए विद बी विद दिस, क्योंकि बी हमारे पास स्पीड ऑफ द लिसनर है। सो वी प्लस बी डिवाइड बाई वी हमारे पास क्या गया, हमारे पास आ गया, ये हमारे पास है फार्मूला फॉर व्हेन लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स एस विद द स्पीड ऑफ बी। सेम फॉर टाइप 4 व्हेन दिस इज द सोर्स और लिसनर मूवमेंट कर रही हो अवे। सो इस केस में हमारे पास क्या होगा, एफ डैश इज इक्वल टू वी बाई वी इन टू एफ। अब ऑलरेडी तो हमने पता है कि लिसनर जब मूवमेंट कर रही हो तो इस वी में चेंज आएगी, मतलब इस अपर वी में चेंज आएगी। तो वो चेंज किस तरह होगी, इसको हम ऐड करेंगे बी आर प्लस, ऐड करेंगे बी आर डी, सब्ट्रैक्ट करेंगे बी। सो सोर्स खड़ी है अपनी जगह, लिसनर मूवमेंट कर रही है, वो भी अवे, मतलब एक एम्बुलेंस खड़ी है और मैं उससे दूर जा रहा हूँ। सो जितना मैं दूर जाऊँगा तो एम्बुलेंस की जो साउंड होगी वो हमें कम सुनाई देगी, मतलब फ्रिक्वेंसी उसकी कम हो रही होगी। सो इस वी को हमने क्या करना है, थोड़ा करना है, इसकी जो वैल्यू है इसको हमने कम करना है। ओरिजिनल इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। सो वी डिवाइड बाई वी इक्वल टू 1। सो इस वी को हमने क्या करना है, 1 कम करना है 1 से। सो आसान तरीका ये है कि अगर इससे मैं बी को माइनस करूँ सो ये हमारे पास डिनोमिनेटर कम होगा, मतलब सपोज 5 होगा और ये हमारे पास V10 है। सो 5 बाई 10 इज इक्वल टू 0.5, सो 1 से कम हो गया। सो दिस इज द फार्मूला फॉर व्हाट, व्हेन लिसनर इज मूविंग अवे। ये 4 टाइप्स हो गए। अब आते हैं टाइप 5 6 की तरफ। अब हमारे पास है टाइप 5 व्हेन लिसनर एंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड ईच अदर। एक ये हमारे पास हो गया सोर्स, ये जा रहा है टुवर्ड लिसनर, और ये हमारे पास हो गया लिसनर जो भी जा रहा है विद स्पीड टुवर्ड्स लिसनर। हमने कहा था कि सोर्स जिस स्पीड से जाएगा वी विल डिनोटेड बाय 1 और लिसनर की स्पीड को हम डिनोट करेंगे बाय बी। फार्मूला हमारे पास क्या था, फार्मूला हम बनाएंगे इसी फार्मूला से, v बाई वी इंटू एफ। नाउ v बाई वी एफ इंटू एफ, ये भी हमने कहा था कि इस v को हम इस तरह लिख सकते हैं, वी एल बाई वी एस। दिस इज़ नॉट फॉर बुक, ये अब कॉन्सेप्चुअल किया है। वी एल बाई वी एस मतलब लिसनर मूवमेंट कर रही हो तो इस एल में चेंज करेंगे, वी में चेंज करके सोर्स मूवमेंट कर रही हो तो इस वी में चेंज करेंगे। अपर पार लिसनर, यहाँ पर हमारे पास मूवमेंट कर रही है क्या, सोर्स भी मूवमेंट कर रही है और लिसनर भी मूवमेंट कर रही है टुवर्ड्स ईच अदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनर के लिए चेंजेस करते हैं फॉर द अपर वी। सो ऑलरेडी वी नो कि अगर लिसनर जा रहा हो सोर्स की तरफ तो लिसनर मतलब हम जा रहे हैं एम्बुलेंस की तरफ जो खड़ी है, एक साउंड प्रोड्यूस कर रही है। सो अगर हम जितना करीब जाएंगे एस की तरफ तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। सो दिस इज़ फॉर लिसनर। अगर लिसनर से ये भी वैल्यू में माइनस करूँ तो ये भी कम होगा, ये ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो वैल्यू 1 से कम होगी। सो ये गलत है। सो हम ऐड करेंगे v प्लस बी, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि लिसनर जब सोर्स की तरफ जा रहा था जो चेंज हमने किया था, हमने ऐड किया था v प्लस बी। सो ये हमारे पास हो गया v प्लस बी। नाउ फॉर सोर्स में हमने कहा था जब सोर्स एल की तरफ जा रहा हो तो हम माइनस करेंगे v माइनस ए। सो इस अगेन इस तरह भी सोर्स के लिए हम माइनस करेंगे ए को। सो फॉर सोर्स मूवमेंट के लिए ये फार्मूला था, लिसनर मूवमेंट के लिए ये फार्मूला था। सो इन्हीं दो को हम जॉइन करेंगे। नाउ फॉर टाइप 6, जब सोर्स जा रहा हो अवे विद द स्पीड ए एंड लिसनर मूवमेंट कर रहा हो विद द स्पीड वे, बोथ आर अवे फ्रॉम ईच अदर। नाउ फार्मूला हमारे पास क्या है, एफ डैश इज इक्वल टू द इनटू एफ। सो जब सोर्स जा रहा था अवे फ्रॉम लिसनर, सो हमने क्या किया था, वी के साथ ए ऐड किया था। जब लिसनर जा रहा था अवे फ्रॉम सोर्स, वी से हमने बी को माइनस किया था।
सो दिस वाज फॉर द, या इसको याद रखने का तरीक़ा ये है कि ऑलरेडी वी नो जब सोर्स और लिसनर एक दूसरे से अलग हो रहे हो या दूर हो रहे हो तो फ्रीक्वेंसी में तो कमी आएगी। सो कमी के लिए ये हमारे पास 2v है, सो ये हमारे पास लिसनर के लिए, ये सोर्स के लिए। सो इस LCM क्या करें कि ये कम हो जाए। दो पॉसिबिलिटी है, इससे हम b को या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो अगर मैं इसके साथ b को ऐड कर लूँ तो ये बड़ा नंबर बनेगा ऊपर वाला लाइक 10, ये नीचे कम होगा 9, सो ये हमारे पास एक से ज़्यादा होगा जो गलत है क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होती है। सो इसको हम करेंगे माइनस। सो जब डिनोमिनेटर कम होगा तो इसका मतलब है कि 9/10, सो इससे 0.9 आएगा, मतलब ये एक से कम है, सो मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। सो ये सही है। अब फॉर सोर्स के हमारे पास इधर ऐड ए कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ए को। सो अगर हम डिनोमिनेटर को ज़्यादा करेंगे सो इससे क्या होगा, ये डिनोमिनेटर सपोज इससे 20 होता है, सो इससे ये 0. और भी नंबर कम होगा लाइक 0.5 समथिंग। सो इन दैट केस फ्रीक्वेंसी फिर भी छोटी हो जाएगी। सो दिस इज, इस वजह से हम ए को प्लस करेंगे डिनोमिनेटर में। सो दिस इज ऑल इज द फार्मूला फॉर डॉपलर इफेक्ट। अब सारी एग्जांपल में मैंने एग्जांपल दी एम्बुलेंस की, लेकिन आप एग्जांपल भी ले रख सकते हैं आई की और टार्च की। क्योंकि डॉपलर इफेक्ट हमारे पास एप्लीकेबल है फॉर बोथ साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स। सो ये 2 पॉइंट्स आप क्या करें, ये याद रखें क्योंकि ये हर टाइम में रिपीट होते हैं कि साउंड डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर साउंड एंड लिसनर। सो दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रैश कोर्स का जो वीडियोस थे ये हमारे पास क्या हो गए, ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह हम केमिस्ट्री या बायो स्टार्ट करेंगे।